प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है F24 क्लासेस पर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपका जो अर्धवार्षिक परीक्षा जो है बिल्कुल सेम स्टार्ट हो चुकी है। मतलब कि कई स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षा स्टार्ट हो गई है और देखो सभी के सभी स्कूलों में बिल्कुल यही वाला पेपर पूछा जा रहा है जो मैं आज की इस क्लास में सॉल्व करवा रहा हूँ। तो आप लोग क्या करो कि मैंने सोचा क्यों ना मैं आज की इस क्लास में इस पेपर को पूरा का पूरा सॉल्व करवा दूँ और आप लोग जैसे ही जाओ पेपर देने तो बिल्कुल सेम आप लोगों का ऐसा ही पेपर आ जाए। तो इसीलिए देखो आज की इस क्लास में लेकर के आए हैं 2025-26 का एक वायरल अर्धवार्षिक परीक्षा। और आप लोग इस पेपर को जरूर से जरूर तैयार करके जाओ, जिसमें से हम बात करेंगे जिसका पूर्णांक रहने वाला है 70 नंबर का। देखो आप लोगों का हिंदी का पेपर होता है और जो आप लोगों का समय जो दिया जाता है समय 3 घंटे 15 मिनट का आप लोगों का समय भी होता है। तो पूरा का पूरा पेपर आप लोग तैयार कर लेना। और यहाँ पर देखो आप लोगों का फिर निर्देश दिया है। निर्देश हमारा दिया है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित रहने वाला है। और फिर इसके बाद अगर हम बात करें निर्देश नंबर 2 कि खंड आ में 20 नंबर का 20 बहुविकल्पी प्रश्न भी पूछा गया है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें निर्देश नंबर 3 के बारे में कि खंड बा में 50 नंबर का वर्णनात्मक प्रश्न भी पूछा गया है। तो आप लोग इस पूरे के पूरे पेपर को एकदम पूरा तैयार करके चले जाना पेपर देने। अब देखो यहाँ से स्टार्ट होता है आप लोगों का खंड आ और वो भी बहुविकल्पी प्रश्न आप लोगों का मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस पेपर के बारे में तो पूरा का पूरा पेपर मैं सॉल्यूशन के साथ लाया हूं और एकदम मैं इसको पूरा सॉल्व भी करवा दूंगा। तो पूरा एकदम पेपर तैयार करके चले जाओ और जाकर के पेपर में जैसे ही वाले प्रश्न है तो सबका आप लोग आंसर लिख देना। अब यहाँ पर अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 1 के बारे में कि चिंतामणि के रचयिता कौन है, तो चिंतामणि के रचयिता देखो कौन है, पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। तो चिंतामणि के रचयिता के बारे में बात करें तो चिंतामणि के रचयिता हो जाते हैं यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल। तो इस पेपर में दिया है कि चिंतामणि के रचयिता कौन हो जाएंगे, तो चिंतामणि के रचयिता हो जाएंगे रामचंद्र शुक्ल जी, राइट आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 के बारे में। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है। तो शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है, तो ये हमारा 1 नंबर का पूछा जाएगा। तो शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार पूछे गए हैं तो इसका सही जवाब हो जाएगा भगवती चरण वर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 पूरा सही हो जाएगा। तो भगवती चरण वर्मा इसके राइट आंसर हो जाएंगे। फिर अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 3 के बारे में, प्रश्न नंबर 3 पूरा का पूरा पेपर तैयार कर लो और यहाँ से फिर आप लोगों का एक भी नंबर नहीं छूटेगा। पूरे के पूरे नंबर आप लोगों के पक्के हो जाएंगे, यानी कि 70 में 70 नंबर आप लोगों के इसी वीडियो से पक्के होने वाले हैं। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं हैं। तो ये हमारा 1 नंबर का प्रश्न आएगा। अब यहाँ पर देखो 4 ऑप्शन दिए हैं। जयशंकर प्रसाद दिया है, रामकुमार वर्मा जी हैं, हरिकृष्ण प्रेमी हैं और भारतेंदु हरिश्चंद्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पूरा सही हो जाएगा, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके सही आंसर हो जाएंगे। फिर अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 4 के बारे में, प्रश्न नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है कि प्रेमचंद्र अपने घर में किस विधा की रचना है। प्रेमचंद्र अपने घर में किस विधा की रचना है, पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। तो देखो आत्मकथा दिया है, जीवनी है और नाटक है और कहानी है। तो हमसे पूछा गया कि प्रेमचंद्र अपने घर में किस विधा की रचना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मकथा विधा की रचना, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 पूरा सही हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 के बारे में। प्रश्न नंबर 5 देखो कह रहा है कि एकांकी विधा पर आधारित रचना है। एकांकी विधा पर आधारित रचना है, पेपर में 1 नंबर का आएगा। तो इसका देखो सही आंसर हो जाएगा रेशमी टाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेशमी टाई। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 के बारे में। अगला देखो प्रश्न नंबर 6 कि कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है। कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है, ये प्रश्न नंबर 6। तो कुरुक्षेत्र के रचनाकार हो जाएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। तो अब बात करते हैं इस पेपर में अगला प्रश्न देखो कौन सा दिया गया है। तो इस पेपर का अगला प्रश्न है वो भी प्रश्न नंबर 7 कि छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन है। छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन है, ये भी देखो एक ही नंबर के प्रश्नों के अंक देखो उसके सम्मुख सभी के सभी प्रश्न दिए गए हैं और ये सभी प्रश्न 1 नंबर वाले पूछे जा रहे हैं। तो छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन है, तो इसका देखो सही आंसर हो जाएगा रामकुमार वर्मा, इसके सही आंसर हो जाएंगे। तो आप लोग रामकुमार वर्मा जी को नोट कर लीजिए। अब प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि आधुनिक युग की मीरा हैं। तो आधुनिक युग की मीरा कौन हो जाएंगी, तो ये भी हमारा 1 नंबर का ही आएगा। तो इसका देखो सही आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा जी जो हैं ये आधुनिक युग की मीरा हो जाएंगी। अब प्रश्न नंबर 9 को देखिए। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि गीतावली के कवि का नाम बताइए। गीतावली के कवि का नाम बताइए, 1 नंबर का ये भी प्रश्न आएगा। तो गीतावली के कवि का नाम पूछा गया है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा तुलसीदास, पूरा सही आंसर हो जाएगा। अब चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 के बारे में।
अब यहाँ पर देखो प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि रीतकाल की रचना है, तो रीतकाल की रचना कौन हो जाएगी, तो रीतकाल की रचना कौन सी हो जाएगी, प्रश्न नंबर 10, और ये हमारा 1 नंबर का पूछा जाएगा। तो प्रश्न नंबर 10 देखो कह रहे रीतकाल की रचना कौन सी हो जाएगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामचंद्र का जो है ये रीतकाल की रचना हो जाएगी। अब देखो बात करते हैं आगे। आगे देखो मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 कि दोहे का उल्टा होता है, तो दोहे का उल्टा देखो होता है, ये भी हमारा 1 नंबर का आएगा। तो दोहे का उल्टा क्या होता है, सोरठा दिया है ऑप्शन में, चौपाई दिया है ऑप्शन में, और रोला दिया है, और इनमें से कोई नहीं। तो दोहे का उल्टा क्या होता है, दोहे का उल्टा सोरठा होता है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 पूरा सही हो जाएगा। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 के बारे में। प्रश्न नंबर 12 देखो कह रहा है कि प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलनिधि डूबी का सहारा कहाँ है, प्रस्तुत पंक्ति में रस कौन सा हो जाएगा। तो प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा रस हो जाएगा, तो ये भी हमारा 1 नंबर का आएगा। हास्य रस दिया है, श्रृंगार रस दिया है, वीर रस दिया है, शांत रस दिया है। तो प्रश्न नंबर 12 का हमारा सही आंसर हो जाएगा शांत रस। तो आप लोगों का राइट आंसर शांत रस हो जाएगा। शांत रस को नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि अभिवादन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो अभिवादन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो ये 1 नंबर का प्रश्न आएगा। तो इसका देखो अभिवादन में देखो अभी उपसर्ग लगा है, तो यह इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 के बारे में। प्रश्न नंबर 14 को देखेंगे कि कपड़ा का तत्सम रूप क्या होता है, कपड़ा का तत्सम रूप क्या होता है, 1 नंबर का ये भी प्रश्न आएगा। तो कपड़ा का तत्सम रूप क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा करपट, इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 के बारे में। प्रश्न नंबर 15 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तत्सम शब्द का चयन कीजिए, ये भी 1 नंबर का ही आएगा। तो गहरा दिया है, तीखा दिया है, अटारी दिया, निकृष्ट दिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा निकृष्ट। अब देखो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 के बारे में। तो यहाँ पर हम प्रश्न नंबर 16 के बारे में आप लोगों को बताएंगे। प्रश्न नंबर 16 देखो क्या कह रहा है, जो कि 1 नंबर का आएगा। तो पूरा का पूरा पेपर आप लोग तैयार कर लेना। इस पेपर के जितने भी प्रश्न हैं आप लोग सभी के सभी प्रश्नों को याद करके चले जाना। प्रश्न नंबर देखो 16 कह रहा है कि शुभ अशुभ में कौन सा समास लगा है, तो शुभ और अशुभ में कौन सा समास लगा है, ये हमारा प्रश्न नंबर 16 है। तो शुभ और अशुभ में द्वंद्व समास हो जाएगा, यानी कि आप लोगों का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो तीसरे ऑप्शन को नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। प्रश्न नंबर 17 यहाँ पर कह रहे हैं कि वाक्य में क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष के अध्ययन को क्या कहेंगे, तो क्या कहा जाता है, ये भी हमारा 1 ही नंबर का आएगा। तो देखो वाक्य प्रयोग दिया है, वाच्य प्रयोग दिया है, शब्द प्रयोग दिया है, इनमें से कोई नहीं, यानी कि ये 4 ऑप्शन दिए हैं। लेकिन प्रश्न नंबर 17 का देखो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वाच्य प्रयोग, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो प्रश्न नंबर 18 देखो। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि निजवाचक सर्वनाम है, तो निजवाचक सर्वनाम कौन सा हो जाएगा, ये भी 1 ही नंबर का प्रश्न आएगा। तो कोई दिया है ऑप्शन नंबर 1, दूसरा ऑप्शन है वह, तीसरा ऑप्शन है आप, चौथा ऑप्शन है जो। तो निजवाचक सर्वनाम कौन सा होता है, तो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा आप, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 19 यहाँ पर कह रहा है कि वह क्रिया जो 2 क्रिया के योग से बनती है उसे क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, ये भी 1 ही नंबर का प्रश्न आएगा। नाम धातु क्रिया कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ये देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, लेकिन प्रश्न नंबर 19 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा संयुक्त क्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आप प्रश्न नंबर 20 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 20 यहाँ पर कह रहा है कि यह घर अच्छा है, इस वाक्य में यह पद किस प्रकार का विशेषण है, तो यह किस प्रकार का विशेषण, ये भी 1 नंबर का आएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सार्वनामिक। तो आप लोग सार्वनामिक नोट कर लीजिए। तो ये देखिए आप लोगों के 20 नंबर पक्के हो गए, 20 नंबर यहाँ से ये वाले आप लोगों के पक्के हो गए। अब देखो आगे चलो बात करते हैं। अब देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं खंड बा। तो खंड बा को यहाँ से स्टार्ट करेंगे। खंड बा में देखो क्या होगा, आप लोगों के पेपर में गद्यांश पद्यांश पूछे जाएंगे और पत्र लेखन भी पूछा जाएगा, यानी कि कई चीज़ें पूछी जाएंगी खंड बा में। और जो ये खंड बा जो रहने वाला है 50 नंबर का खंड बा पूछा जाएगा। तो 50 नंबर अब आप लोग अपने ये पक्के कर लो, 20 नंबर तो मैंने पक्के ही करा दिए, तो 50 नंबर आप लोग अपने ये वाले भी पक्के कर लो। देखो यहाँ पर आप लोगों से कहा जा रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो 3 प्रश्नों के उत्तर देना है, जो कि देखो 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और हर प्रश्न जो होगा 2-2 नंबर का होगा। तो इसका मतलब है कि 6 नंबर का आप लोगों का यहाँ से गद्यांश भी पूछा जाएगा। सबसे पहले तो इसको पढ़ेंगे कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता है। तो यहाँ से आप लोगों को समझ में आए किस चैप्टर से लिया गया है, तो उस चैप्टर का नाम हो जाएगा मित्रता चैप्टर। तो इसको ये वाला गद्यांश मित्रता चैप्टर से लिया गया है, तो मित्रता चैप्टर से लिया गया, इसको याद रखेंगे मित्रता चैप्टर से लिया गया।
कि कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता है। तो पूरा का पूरा पढ़ करके आप लोगों को समझ में आ गया कि ये मित्रता चैप्टर से ही लिया गया है। अब आगे देखो कि बल की बुद्धि का भी क्षय करता है, किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। तो यहाँ से देखो, अब जब हमने इसको पढ़ा तो मुझको ये समझ में आ गया कि मित्रता ही चैप्टर से लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर देखो जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी और यदि अच्छी होगी तो सारा दिन वाली भाव के समान होगी, जो उसे उन्नति की ओर उठाती जाएगी। इतना पढ़ने के बाद यहाँ से देखो मुझे समझ में आ गया कि मित्रता ही चैप्टर से लिया गया है। अब यहाँ पर देखो प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखे। संदर्भ में क्या होता है, आप लोगों ने पाठ और लेखक का नाम लिख देना। पाठ का नाम हो जाएगा मित्रता और लेखक का नाम रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएंगे। अब आगे देखो बात करते हैं, इसका मैंने संदर्भ बता दिया है। फिर देखो यहाँ पर गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये भी हमारे ही 2 नंबर का व्याख्या है जी, और संदर्भ भी हमारा 2 नंबर का पूछा जाएगा। अब कुसंग का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये भी 2 नंबर का आएगा। यानी कि इसका मतलब 6 नंबर का आप लोगों का ये गद्यांश भी पूछा जाएगा। तो 6 नंबर आप लोग इसको तैयार कर लीजिए, पक्के कर लीजिए 6 नंबर ये अपने। अब यहाँ पर देखो एक अथवा करके भी दिया गया है। अथवा करके दिया गया है कि मगर ऐसा ना आज तक हुआ है और ना होगा। दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं की जा सकती। एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता, उसके पतन का कारण सद्गुणों का ह्रास होता है। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता है, उन्नति तो उसकी तभी होगी। अब इसको देखो पढ़ करके कुछ आप लोगों को समझ में आया है कि यहाँ पर कुछ ईर्ष्या के बारे में बताया गया है। और तो यहाँ से मुझे लगता है कि ये जो गद्यांश है किस चैप्टर से उठाया गया है, तो उस चैप्टर का नाम है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। चैप्टर का नाम हो जाएगा ईर्ष्या तू ना गई, चैप्टर का नाम है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। तो आप लोग चैप्टर का नाम नोट कर लो, मेरे मन से, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। अब अगर हम इसके लेखक के बारे में बात करें कि इस गद्यांश को किसने लिखा, उसके लेखक कौन हो जाएंगे, तो उसके लेखक का नाम नोट कर लीजिए रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। तो ये देखिए पूरा मैंने आप लोगों को संदर्भ बता दिया। संदर्भ आप लोगों को इतना ही लिखना है संदर्भ में पास। तो 2 नंबर का संदर्भ आएगा। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो आप लोग व्याख्या तो कर ही सकते हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करें इसका तीसरा प्रश्न देखो क्या है, 2 नंबर का ये आएगा, 2 नंबर का ये आएगा, और तीसरा प्रश्न देख लो कौन सा पूछा गया है। प्रश्न नंबर तीसरा देखो कि उपयुक्त गद्यांश के आधार पर निंदा का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। तो निंदा का प्रभाव स्पष्ट करना, तो ये भी हमारा देखो 1 नंबर का ये आएगा। फिर प्रश्न नंबर दूसरा करें कि मनुष्य के पतन का क्या कारण होता है, तो मनुष्य के पतन का क्या कारण होता है, ये 1 नंबर का ये भी आएगा। तो यहाँ से 2 नंबर आप लोगों का यहाँ से भी मिल जाएगा। अब देखो आगे बात करते हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूँ अगले प्रश्न। देखो यहाँ से आप लोगों का एक पद्यांश भी पूछा जाएगा। पद्यांश जो होगा पेपर में 6 नंबर का पद्यांश भी पूछा जाएगा, जो कि प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि 3 × 2 मिलाकर मतलब 6 नंबर का पद्यांश पूछा जाएगा। तो मैं आप लोगों को पद्यांश में बता दे रहा हूँ, आप लोगों को नोट कर लीजिए। पहला देखो दिया सौरभ भीना झीना गीला, लिपटा मृद अंजन सा द्रकल, चल आंचल में झरझर झरते, पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल। तो इस पद्यांश को पढ़ करके आप लोगों को कुछ समझ में आया कि इसको लिखा किसने। तो अगर एक बार हम देख लें सौरभ भीना झीना, तो जैसे ही आप लोगों के सामने ये वाला पद्यांश है तो आप लोगों को यहाँ पर देखो इसको लिखा था महादेवी वर्मा जी ने। तो इस पद्यांश को महादेवी वर्मा जी ने लिखा था, तो आप लोग महादेवी वर्मा जी को तैयार कर लेना। फिर अगर हम बात करेंगे लिया कहाँ से गया, किस चैप्टर से लिया गया है, तो उसका नाम है वर्षा सुंदरी के प्रति, है ना। तो वर्षा सुंदरी के प्रति से लिया गया है इसको। चलो लिख देते हैं, आप लोग नोट कर लेना। ये देखो सही आंसर हो जाएगा। अब देखो आगे बात करते हैं कि दीपक से देता बार बार तेरा उज्ज्वल चितवन विलास, रूप से तेरा घन के पास। तो यहाँ से इतना आप लोगों का हो जाएगा। और इस पर फिर देखो 3 प्रश्न भी पूछे गए हैं, जो किस तरीके से कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए, 2 नंबर का संदर्भ भी पूछा जाएगा। और फिर कह रहे रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ये भी 2 नंबर का ही आएगा। और फिर इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा है कि उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस हो जाएगा, ये भी हमारा 2 नंबर का ही आएगा। तो यहाँ से मिलकर कुल मिलाकर आप लोगों का 6 नंबर का पद्यांश भी पूछा रहता है। अब देखो बात करते अथवा करके भी दिया गया है। अथवा करके दिया गया यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहाँ संचित हैं। तो इसको किसने लिखा है, इसको सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा है। इसको सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। तो आप लोग सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने इसको लिखा है। तो अब आगे देखो बात करते हैं।
है स्मृति सालासी। तो यहाँ से देखो ये जो है पद्यांश आप लोगों का कंप्लीट होता है। फिर अगर हम बात करें इसके, देखो 3 प्रश्न पूछे जाएंगे इस पद्यांश पर आधारित कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए, 2 नंबर का संदर्भ आएगा। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या करो, ये भी हमने अगर व्याख्या कर दी तो 2 नंबर का व्याख्या भी पूछा जाएगा। और तीसरा प्रश्न है कि कवित्री ने किस किस समाधि पर अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, तो वो तो झांसी की रानी की समाधि से चैप्टर्स लिया गया है, तो पूरा मैंने आप लोगों को बता दिया है। और तीसरा प्रश्न दिया है कि उक्त पंक्ति में किस रस की अभिव्यक्ति हुई है, तो ये भी मिलाकर 2, मतलब ये मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आप लोगों को जो पद्यांश है 6 नंबर मतलब 12 नंबर आप लोगों के पक्के हो गए। अब यहाँ से देखो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 के बारे में बात करते हैं कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश। आप देखो आपके पेपर में संस्कृत का गद्यांश भी पूछा जाएगा, वो भी कितने 5 नंबर का संस्कृत का गद्यांश भी पूछा जाएगा कि संस्कृत का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो अगर हम देखो आप लोग इन सबको नोट कर लीजिए और आप लोग क्वेश्चन बैंक से इसका आंसर नोट कर लेना। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस पेपर में कौन कौन से संस्कृत के गद्यांश दिए गए हैं। तो आप लोग इसको देखो, पहला दिया है कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाश्च केंद्रम अस्ति अस्ति एवं संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोका सर्वत्र प्रसिद्धा मुगल युवराजा दारासिको अत्रागत भारतीय दर्शन शास्त्राणाम, है ना। तो इसको आप लोग क्या करिए, चैप्टर में जाइए वाराणसी, जो आप लोगों का जो चैप्टर है वाराणसी चैप्टर से इसको आप लोग पूरा का पूरा इसका संदर्भ और आंसर नोट कर लेना। अब आगे देखो बात करते हैं, एक अथवा करके भी दिया गया है, आप लोगों को 2 में से 1 का उत्तर लिखना होगा। दूसरा प्रश्न है कि अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते मानव जीवनम संस्कृतम ऐसा यथा समयम नवा नवा विचारधारा स्वीकरोति नवा शक्ति च प्राप्नोति अत्र दुराग्रहे नास्ति यत् युक्ति युक्तम कल्याणकारी च तत्र सहर्षम ग्रहीतम भवति। तो यहाँ से आप लोगों को समझ में आया। इसको पढ़ने के बाद मुझे कुछ लगा कि ये जो किस चैप्टर से लिया गया है, तो उस चैप्टर का नाम है भारतीय संस्कृति। तो चैप्टर का नाम नोट कर लो, भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया है। तो आप लोग जाना और भारतीय संस्कृति चैप्टर में से मतलब कि आप लोगों के पास क्वेश्चन बैंक होगी, उसमें से आप लोग इसका आंसर याद कर लेना, मतलब इसका संदर्भ कैसे लिखना है, व्याख्या कैसे करनी, तो आप लोग सब कुछ देख लेना। अब देखो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 के बारे में। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो एक संस्कृत का पद्यांश भी पूछा गया कि रात्रि गिमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भासोनो देशति हासिष्यति पतंजलि इत्थम विचिन्त्यति कोशगते। तो ये देखिए आप लोगों के सामने एक और पद्यांश आ गया। पद्यांश जो आपके पेपर में 5 नंबर का पद्यांश आएगा, तो आप लोग इसको भी तैयार कर लेना। अब आगे देखो एक अथवा करके भी दिया गया है, तो अथवा वाला देख लो। अब यहाँ पर देखो अथवा मतलब 2 में से 1 पद्यांश का उत्तर आप लोगों को लिखना होगा। तो दूसरा दिया है कि अपतो दूरगामी चा साचरो नाचा पंडिता अमुख स्फुट वक्ता चायो जनाति सा पंडिता। तो ये भी हमारा 5 नंबर का आएगा, ये भी 5 नंबर का आएगा। अब इसके बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 के बारे में। प्रश्न नंबर 5 को देखेंगे कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, जो कि पेपर में 3 नंबर का आएगा। प्रश्न नंबर का देखो कह रहा है कि मुक्तदूत खंड काव्य के द्वितीय सर्ग की कथा वस्तु पर शब्द में लिखिए। तो ये कुछ देखो खंड काव्य क्या होता है, तो खंड काव्य जो होगा आपके पेपर में 3 नंबर का खंड काव्य आएगा। तो यहाँ पर देखिए ये सभी के सभी वो इंपॉर्टेंट खंड काव्य जो इस पेपर में पूछे गए हैं। तो आप लोग क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप लोग अपने किसी भी आप जिस जिले से आप लोग अपने टीचर से पूछ सकते हैं, वो आप लोगों को बता देंगे कि आप लोगों को कौन कौन सा खंड काव्य तैयार करना है। तो आप लोग वही वाला खंड काव्य को तैयार कर लेना। तो ये देखिए सभी के सभी खंड काव्य को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरे के पूरे खंड काव्य को आप लोग याद करके चले जाना, बिल्कुल सेम। अब देखो आगे बात करते हैं, तो इन सब का स्क्रीनशॉट आप लोगों ने कर लिया होगा। तो ये देखिए सब कुछ है, यहाँ से स्टार्ट होता है आप लोगों का प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखो कह रहा है कि दिए गए लेखन में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय, मतलब कि लेखक का जीवन परिचय लिखना है, जो कि 5 नंबर का आप लोगों का लेखक का जीवन परिचय भी पूछा जाएगा। तो 5 नंबर का लेखक का जीवन परिचय भी पेपर में देखो आता है। और इसमें उसके बाद देखो क्या करना है कि लेखक के उसकी एक प्रमुख रचना, मतलब पहले लेखक का जीवन परिचय लिखना है, फिर उसकी एक प्रमुख रचना का नाम भी लिखना है। देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश भारती, जयशंकर प्रसाद। तो इस पेपर में 3 जीवन परिचय पूछे गए हैं लेखक में से। तो आप लोग 3 में से क्या करो, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय याद करके चले जाओ और 5 नंबर का आ जाएगा। फिर इसके बाद अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 12, देखो यहाँ पर कह रहा है कि प्रश्न नंबर 12 के बारे में बात करते हैं कि दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखें।
तो एक प्रमुख रचना का नाम लिखना है, तो 5 नंबर के रचना का नाम पूछा जाएगा। महादेवी वर्मा दिया, सूरदास दिया, तुलसीदास दिया, सुमित्रानंदन पंत। तो ये देखिए 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसमें जो जीवन परिचय पूछे गए हैं। तो इसमें से आप लोग सूरदास जी का तैयार कर लो या फिर तुलसीदास जी का जी तैयार कर लो, जो आप लोगों को अच्छा लगे आप लोग उसको तैयार करके चले जाओ और उसकी एक प्रमुख रचना लिख देना। तो यहाँ से आप लोगों का 5 मिलाकर 10 नंबर आप लोगों का जीवन परिचय में भी मिल जाएगा। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 यहाँ पर कह रहा है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो एक श्लोक भी पूछा जाएगा, 2 नंबर का श्लोक आता है पेपर में, तो 2 नंबर आप लोगों के ये भी मिल जाएंगे। श्लोक वाला जो होता है 2 नंबर का श्लोक भी आता है पेपर में। अब अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 8 के बारे में कि शहर की सफाई हेतु तो अपने शहर के मुख्य नगर अधिकारी को पत्र लिखना है। मतलब कि आपके जो मुख्य आपका जहाँ पर शहर होगा, शहर के जो मुख्य नगर अधिकारी हैं उसको सफाई के लिए एक पत्र लिखना है। सफाई के लिए पत्र लिखने पर आप लोगों को 4 नंबर मिल जाएंगे। अब एक और अथवा करके दिया है पत्र लेखन, मतलब कि 2 पत्र लेखन पूछे जाएंगे, तो 2 में से आप लोगों को एक का उत्तर लिखना पड़ेगा, या फिर आप लोग इसका उत्तर लिखो या फिर इसका उत्तर लिखो, 2 में से एक उत्तर लिखना पड़ेगा। इसके ये बद लिखा है अपने मित्र को अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने का निमंत्रण देते हुए एक पत्र लिखना है। तो 2 में से आप लोगों को एक का पत्र लिखना पड़ेगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 के बारे में। अब यहाँ पर देखो प्रश्न नंबर 9 देखो कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। मतलब कि 4 प्रश्न देखो पूछे जाएंगे संस्कृत के, जिसमें से आप लोगों को 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखना है। 2 मिला के 1 मिला के मतलब 2 नंबर का यहाँ पर प्रश्न नंबर भी पूछा जाएगा। संस्कृत के प्रश्न 2 नंबर के संस्कृत के प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 दिया है कि वाराणसी नगरी के शाम संगम स्थली अस्ति, इसको भी याद दिया, इसको भी नोट कर लेना। प्रश्न नंबर 2 दिया है कि प्रलिकाय किम उत्तरम असीत, ये भी देखो इसको भी नोट कर लेना। प्रश्न नंबर 3 दिया कि भारतीय संस्कृति कीदृशी अस्ति, इसको भी नोट करो। और प्रश्न नंबर 4 दिया गीता का संदेश, तो ये देखो इसका मिलाकर 2 नंबर का आप लोगों का संस्कृत में प्रश्न उत्तर भी पूछा जाएगा। आप चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 के बारे में। प्रश्न नंबर 10 यहाँ पर देखो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। तो निबंध लिखने पर आप लोगों को 7 नंबर दिए जाएंगे। तो किसी एक विषय पर आप लोगों को निबंध लिखना है, निबंध लिखने पर आप लोगों को 7 नंबर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस पेपर में कौन कौन से निबंध पूछे गए, तो आप इन सबका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। बेरोजगारी एक अभिशाप, पर्यावरण प्रदूषण, विज्ञान अभिशाप वरदान, वृक्षारोपण का महत्व। ये देखिए इसमें 4 इस पेपर में 4 निबंध पूछे गए। तो आप लोग चारों के चारों निबंधों को तैयार कर लो, या फिर इसमें से एक निबंध को तैयार कर लो, क्योंकि पेपर तो यही आने वाला है। तो यहाँ से देखो आप लोगों का जो पेपर है समाप्त होता है। तो आज की इस क्लास को मैं इतना ही रखता हूँ। यहाँ से पूरा का पूरा क्लास देखने के बाद आप लोगों के 70 में 70 नंबर पक्के हो चुके हैं। बस यही वाला पेपर तैयार करके चले जाओ और 70 में 70 नंबर आप लोगों के क्लियर हो चुके हैं। तो जब तक के लिए आज की इस क्लास को मैं इतना ही रखता हूँ।